हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गूगल केमिस्ट्री। मैं आशीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल सुमेश सिंह केमिस्ट्री ऑफिशियल ऐप पर। एंड ऑलरेडी आज हमारा ये वीडियो पहला वीडियो है एज अ डेमो वीडियो। सभी के लिए कंटेंट है, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होगा। कैसे कैसे हमें डील करना है, कैसे कैसे चैप्टर को स्टडी करना है, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। स्पष्ट तौर पर बातें अपनी रखता हूं। जैसे कि एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट मैंने लिया है, तो क्लास 12th की एनसीईआरटी से जब हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो यहीं से आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जो 12th की फ़िज़िक्स है, 12th की जो फिज़िक्स है हमारी, ये फिज़िक्स दो पार्ट ऑफ एनसीईआरटी में बटी हुई है, दो पार्ट में, ठीक। एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट एंड एनसीईआरटी पार्ट सेकंड। एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट, जिसको आप वॉल्यूम 1 भी कहते हो, और एनसीईआरटी सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोर्शन मेरा होगा, फर्स्ट पोर्शन आप हमसे पढ़ेंगे, और सेकंड पोर्शन ओझा सर, ऑलरेडी उन्होंने वीडियो दे दिया है आप सभी को। अब पार्ट फर्स्ट में हमें कौन कौन से चैप्टर डील करना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट में एक्चुअल में आपके 8 यूनिट्स हैं। एक्चुअल में आपके 8 यूनिट्स हैं। इन 8 यूनिट्स के नाम क्या हैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। और जब चैप्टर पे आते हैं तो बहुत बेसिक आपको चैप्टर भी ओपन करूँगा। तो 8 यूनिट्स में से चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली यूनिट का नाम है हमारा, पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियरली। सेकंड यूनिट का नाम है, सेकंड यूनिट जो है हमारी वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। थर्ड यूनिट जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फोर्थ यूनिट जो हमारी है, फोर्थ यूनिट जस्ट इसके बाद मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेट, या आप मैग्नेटिज्म भी कह दो, ठीक। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। ये 4 यूनिट्स। आगे की 4 यूनिट्स क्या है, चलिए वो भी डील करते हैं। 5वीं यूनिट का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, या फिर मैटर एंड मैग्नेटिज्म, जो भी आप कह दो, मैटर एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। 5 यूनिट्स। एंड इसके बाद 6th यूनिट हम डील करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड 7th यूनिट हम रीड करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। एंड फाइनली 8th यूनिट हमारी है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सीक्वेंस वाइज मेरे प्यारे बच्चों सबको एक बार बोल देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में रीड करेंगे। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब ये चैप्टर के नाम है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बहुत बारीकी से आप समझाएं, इसको पूरा क्लासीफाई करने वाला हूँ। जो ये शुरू के 2 यूनिट है ना, ये शुरू के 2 यूनिट जो मैं ब्लू मार्कर से इसको हेडलाइन कर रहा हूँ, ये जो शुरू के 2 यूनिट हैं, ये स्टार्ट के 2 यूनिट, इसको हम बेसिकली फिज़िक्स का एक अलग यूनिट मान के हायर लेवल पे रीड करते हैं, जिसके यूनिट का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैट। बस इतना ही कहते हैं इसको। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑलरेडी, बट पहले जान लो उस 8 यूनिट में आप क्या रीड करते हो। तो जो शुरू के 2 यूनिट हैं, इनको हम इलेक्ट्रोस्टैट के पोर्शन के तहत पढ़ते हैं, मतलब एक ब्रॉड यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट के अंतर्गत पढ़ते हैं।
इसके बाद आगे चलते हैं तो ये हमारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा एकदम अलग टॉपिक है, मतलब यहाँ पे हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। और अगर हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो अभी बहुत अच्छा कोरिलेशन आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैट का सिंपल सा मतलब होता है स्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैट अभी बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रोस्टैट का सिंपल सा मतलब होता है स्टैटिक चार्ज, जहाँ पे हम रुके हुए चार्ज का अध्ययन करते हैं, जहाँ पे रुके हुए चार्ज की स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैट, बट ये जो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसको हम कहते हैं मूविंग चार्ज। आई होप ये रिलेशन समझ में आया। करंट की डेफिनेशन ही कहती है मूविंग चार्ज। भाई अगर चार्ज रुका हुआ है तो वो कंप्लीट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैट में आ जाती है, और अगर हमारा मूविंग चार्ज है तो वो यूनिट आ जाती है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में। आई होप आपको ये कोरिलेशन समझ में आ रहा होगा। मैं स्पष्ट एक बार और कह देता हूँ। शुरू के जो 2 यूनिट हैं, दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। मतलब यहाँ पे हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करेंगे, स्टैटिक चार्ज अभी अच्छे से बताने वाला हूँ। लेकिन जो 3rd यूनिट है ये कैसा है, मतलब पहले हम स्टडी किए रुके हुए चार्ज का, फिर हम मूविंग चार्ज का स्टडी किए, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बायो-सेवर्ट। उन्होंने कोरिलेशन बता दिया था, मतलब मैं एक कहानी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन्होंने ये बता दिया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। तो ये जो चौथा और 5वां यूनिट है, ये जो चौथा और 5वां यूनिट है, ये मैग्नेट से रिलेटेड है। सबसे पहले स्टैटिक चार्ज, फिर मूविंग चार्ज, फिर मैग्नेटिज्म। क्योंकि ये चैप्टर का कोरिलेशन है, चैप्टर का कोरिलेशन भी टीचर नहीं क्लियर करते हैं। मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको लिंक समझ में आए कि पढ़ते भी कैसे हैं। तो कुछ लिंक क्लियर हो रहा है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ, स्टैटिक चार्ज से। स्टैटिक चार्ज के बाद दिमाग क्या कहेगा, डायनामिक चार्ज। तो डायनामिक चार्ज ही तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, डायनामिक चार्ज ही तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, जिसको मूविंग चार्ज कहते हो। इसके बाद जब आगे चलते हैं तो बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे, बायो-सेवर्ट एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कोरिलेशन निकाला था कि अगर कहीं पर करंट फ्लो होता है तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। उन्होंने ये प्रूव किया था, मतलब ये मैग्नेटिज्म की कहानी है। अभी मैं एक कहानी बना रहा हूँ कि अगर हमारा कहीं पर करंट फ्लो करता है तो करंट के ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। तो इसीलिए एनसीईआरटी बड़े सीक्वेंस में रखा है। करंट के जस्ट बाद ये जो आपके 2 यूनिट्स हैं, मीन्स मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों मैग्नेटिज्म की यूनिट हैं। एक्चुअल में यहाँ पे हम मैग्नेट की स्टडी करेंगे। अब इसके बाद फिर बात रही ये 6th यूनिट की एंड 7th यूनिट की एंड 8th यूनिट की। ये तीनों एक स्पेसिफिक यूनिट है, यहाँ पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे आज हमारा पहला डेमो लेक्चर है, थोड़ा सा समझने में आपको कठिनाई होगी। तो यहाँ तक कि मैंने कहानी एक्सप्लेन किया, एक बार फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम चेंज इन फ्लक्स के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब यहाँ पे इसका जो मेन कॉन्सेप्ट कोरिलेट है, ये मैग्नेट से रिलेटेड है, क्योंकि शब्द में छुपा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी लगाई जाती है, बट वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे जितनी हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का बदलना ज़रूरी है, कंपलसरी है। फिर कोरिलेशन क्या कहता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे इस टॉपिक को, चेंज इन फ्लक्स के बारे में स्टडी करते हैं। आई होप क्लास 10th में आप सुने होंगे ये चैप्टर। तो जब चेंज इन फ्लक्स होता है तो कॉन्सेप्ट कहता है कि चेंज इन फ्लक्स होने की वजह से अल्टरनेटिंग करंट का जन्म हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, मैं ही आपको एक्सप्लेन करूँगा। कभी भी जब चेंज इन फ्लक्स होता है तो चेंज इन फ्लक्स से एक स्थिति ऐसी पैदा होती है, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का जन्म होता है, बिल्कुल होता है। एंड फाइनली ये लास्ट यूनिट जो 8th यूनिट है, इसको एग्जैक्टली क्लासिफाई करता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहाँ पे हम सभी स्पेसिफिक रूप में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 10th में आप पढ़े होंगे लाइट इज़ ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतनी तो प्रॉपर्टी याद होगा ना क्लास 10th में। तो क्लास 10th में जो आप पहली बार बोलते हो कि लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्लास 12th में एक चैप्टर बना के रख दिया गया है। इस चैप्टर में हम पूरा डील करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स थ्योरम विद डेरिवेशन। यहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने एक क्लासिफिकेशन दिया यहाँ पर। अब हम आपको आगे टॉपिक पे कदम रखते हैं, मतलब अपने टॉपिक पे कदम रखते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक जो है
अब हमें टॉपिक स्टडी करना है, तो टॉपिक में आप सभी को मैंने पहले बता दिया कि हमारी जो स्टार्ट की स्टडी स्टार्ट होगी वो कहाँ से, इलेक्ट्रोस्टैट के पोर्शन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं भाई जी यूनिट जहाँ से स्टार्ट होगा स्टडी करना वहीं से तो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम चैप्टर पे कदम रखते हैं और आपको यहाँ से टॉपिक एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, और वो भी बहुत ही शॉर्ट वे में, बट लिबरेटेड, शॉर्ट भी रहेगा और कॉन्सेप्ट को ओपन भी कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो अभी तक आप ये जान लो, एक चैप्टर के स्टार्ट करते ही पहला कॉन्सेप्ट आप समझ लो, एज अ स्टूडेंट एंड एज अ एनसीईआरटी रीडर, जब तक मैं आपको करंट चैप्टर ना पढ़ा दूं, ध्यान से सुनना, जब तक हम करंट चैप्टर का नाम न ले लें, जब तक करंट चैप्टर पे पहुंच न जाएं, उसके पीछे, उसके पहले जितने टॉपिक आप पढ़ोगे सबके सब हमारे इलेक्ट्रोस्टैट होते हैं। सबके सब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब अब मैं स्पष्ट कहता हूँ, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड ये दोनों पोर्शन मिल करके आपके एनसीईआरटी के ये एग्जैक्टली कहे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, ये हमें स्टडी करना है। मतलब ये टॉपिक और चैप्टर स्टार्ट करना हम कहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चैप्टर का शुरुआत ही यहीं से होता है, इसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो बातें क्लियर। अब कदम रखता हूँ अपने चैप्टर पे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट। भाई क्या है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट? अगर आप ये कहते हैं कि यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैट के तहत पढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन मार्क बनता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट। तो चलिए इसको डिफ़ाइन करते हैं। फिज़िक्स की बहुत ढेर सारी ब्रांचेज़ में से एक ब्रांच आपकी इलेक्ट्रोस्टैट भी आती है। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच हैं, जैसे मैकेनिक्स, जैसे काइनेमेटिक्स, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स, जैसे मॉडर्न फिज़िक्स, बहुत सारे, जैसे ऑप्टिक्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया। जब फिज़िक्स की बहुत ढेर सारी ब्रांचेज़ हैं, तो उन्हीं ढेर सारी ब्रांचेज़ में से एक ब्रांच आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन कहलाती है। और व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट का आपको जवाब देता हूँ, वेयर अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील या विच वी स्टडी चार्ज विच इज़ एट रेस्ट। ठीक, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब होता है अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील्स चार्ज एट रेस्ट। भाई 100% श्योर, अगर हमारा चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज एट रेस्ट। अब चार्ज क्या है, देखो ध्यान से, धीरे धीरे कोरिलेट करूँगा। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स, बेशक हैं, क्लास 12th के टॉपिक हैं, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे, बहुत भरसक अच्छे से प्रयास करूँगा। तो पहले तो ये क्वेश्चन मार्क हमारा क्लियर होगा कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैट। अगर हमारा चार्ज रुका हुआ है, अगर हमारा चार्ज स्टैटिक है, अगर ऑलवेज रेस्ट है, तो रेस्ट पर रुके हुए चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट। इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इस पूरे 2 यूनिट में हम जितने टॉपिक स्टडी करेंगे ये सब के सब क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रोस्टैट होंगे, मतलब रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। अब एक बात बताओ, अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन मार्क उठेगा कि सर आपने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैट इज़ डिफाइंड एज वेयर चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक, चलिए लिखना स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने क्लियरली कहा कि चार्ज विच इज एट रेस्ट, चार्ज विच इज एट रेस्ट, ये हमने कहा। तो फिर आपके अंदर दूसरा क्वेश्चन उठेगा कि सर व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज़ चार्ज। और अब आपको कोरिलेशन कर दूं, यहीं से तो आपका चैप्टर यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होता है, यहीं से तो आपकी एनसीईआरटी का यूनिट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, टॉपिक फर्स्ट यहीं से तो स्टार्ट होता है। तो ये कोरिलेशन मैंने क्यों समझाया बेटा, पूरे लिंक हैं। फिज़िक्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है लिंक बना के। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों हम चार्ज से इस चैप्टर को स्टडी करना शुरू करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहा जाता है चार्ज विच इज एट रेस्ट, और जब ये चीज़ें कहे तो चार्ज के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब ज़रा यहाँ पे समझना, हम पहले सीखेंगे कि व्हाट इज़ चार्ज। अब इसमें थोड़ा क्लियर कर दूँ कि इस यहाँ पे भी हमें पढ़ना क्या है। हमें जो जानना है, सबसे तो पहले आपके अंदर यही क्वेश्चन उठेगा कि सर व्हाट इज़ चार्ज। ठीक,
बट इससे पहले मैं आपको चार्ज का हिस्टोरिकल व्यू सिखाऊंगा कि भाई हिस्टोरिकल व्यू क्या रहा है, थोड़ा सा हमें जानना है, बहुत लिबरेटेड वे में नहीं, बट फिर भी हाँ आपको इतना स्पेसिफिक नॉलेज दे दूंगा कि आपको किसी अदर बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चैलेंज है मेरा। तो हिस्टोरिकल व्यू देखेंगे, फिर थोड़ा सा व्हाट के बारे में जानेंगे, और इसके बाद हम स्पेसिफिक रूप में जानेंगे कि प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, बिकॉज ये बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद व्हाट में ओपन करूँगा। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये बहुत बड़ा रहस्य है, किसके लिए भाई, चार्ज के लिए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत 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 ही बड़ी चीज़ है। तो इस थीम में हम पढ़ेंगे, और आज के टॉपिक में सिर्फ हम बेसिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज अकेला एक लेक्चर लेगा, अकेला एक लेक्चर, वन वीडियो ये अकेले कंटेन करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत डीप वे में पढ़ाऊँगा, हर एक टॉपिक आपको वेरी एंड वेरी डीप वे में पढ़ाऊँगा, ताकि आपको जितनी हायर स्टडी आप सोच सकते हो उससे ऊपर मैं आपको ज्ञान दूँ। तो ये बातें क्लियर, और जब इतनी बातें हमारे ये इतने कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएंगे तो आपको इसके बाद और बताता हूँ कि सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है, इसके बाद इसमें बहुत सारे बेसिक पॉइंट हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, अभी कोरिलेट के साथ पढ़ाऊँगा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी ये पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ये पढ़ेंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसके बारे में रीड करेंगे। बहुत सारे बेसिक पॉइंट हैं जिसको कवर करने में आज का वीडियो हमारा लगभग लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और इससे पहले एक डाउट मैं बोलना चाहूँगा यहीं पर, ताकि आप सुनकर समझ लो। अभी तक आप क्या पढ़े हैं चार्ज में डजेंट मैटर, बट अब ये बात याद रखना कि आपको ये पॉइंट तो बेसिक याद होगा ना कि चार्ज को कितना भी आप कम से कम स्टडी किए हो। बस मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी एक्सप्लेन मैं भी करूँगा। चार्ज के बारे में आप बेसिकली इतना जानते होंगे कि चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सभी को पता होगा, और चार्ज की यूनिट हमारी कूलॉम्स होती है। ठीक, चार्ज की यूनिट हमारी क्या होती है भाई, कूलॉम होती है। इतना तो बेसिक पता होगा ना। और आपको इसके बाद मैं हायर लेवल पे आपको बताने वाला हूँ कि चार्ज को स्पेसिफिक हम डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते हैं। मींस आप क्लास 10th में पढ़े थे तो वो रटी रटाई लैंग्वेज होती है, वो एग्जैक्ट नहीं सही होता है, बट क्लास 12th में है तो आपको ये सारी सच्चाई आज क्लियर करूँगा कि टॉपिक में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए चार्ज की कहानी स्टार्ट करते हैं। जब इतना हमने क्लियर किया तो अब चार्ज से स्टार्ट करते हैं। चार्ज को पढ़ने से पहले व्हाट इज़ चार्ज क्या है ये पढ़ना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल व्यू पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में हम स्टडी अपने स्टार्ट कर चुके हैं और ये हमने लिखा चार्ज, और चार्ज के व्यू में सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ इट्स हिस्टोरिकल व्यू, इसका हिस्टोरिकल व्यू क्या रहा है, और हिस्टोरिकल व्यू से हम कहानी को स्टार्ट करेंगे। ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरिकल व्यू का मतलब क्या है, ऐतिहासिक चीज़ें, कि आखिर चार्ज का जन्म कैसे हुआ, चार्ज प्रोड्यूस कैसे हुआ। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट हैं हमारे, उन साइंटिस्ट का नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस। ये थेल्स ऑफ मिलेटस जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस बात को बताया, और ये बताया क्या, इन्होंने खुद देखा इस चीज़ को। इन्होंने ये देखा कि जब हम कोई दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, कोई भी दो चीज़ों को जब हम आपस में रब करते हैं तो हुआ क्या, प्रैक्टिकल बेस्ड इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट देखा। अब ज़रा सुनिएगा। हिस्टोरिकल व्यू का ऐसा कहना था कि चार्ज एक बार में ऐसे नहीं प्रोड्यूस हो गया। एक्चुअल में ये थेल्स ऑफ मिलेटस साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट ने एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, एम्बर। ठीक, ये एक सब्सटेंस है बेटा, ये एक सब्सटेंस का नाम है। जैसे आप लोहा बोलते हो, आयरन बोलते हो, एल्यूमिनियम बोलते हो, सोडियम बोलते हो, मैग्नीशियम, कॉपर, एलिमेंट के नाम है ना, वैसे ही उस टाइम में हिस्टोरिकल में एक सब्सटेंस हुआ करता था, उस सब्सटेंस का नाम था एम्बर। और ये एम्बर को इन्होंने किससे रब किया था, इसको इन्होंने वुल भी आप समझते हैं, वुल, ऊन, इससे इन्होंने रब किया था। रब मतलब रगड़ा था, रगड़े थे इन्होंने, इन दो सब्सटेंस को आपस में रब किया था। तो रब करने के बाद इनको अजूबा क्या दिखाई दिया, एज अ रिज़ल्ट इनको ये दिखाई दिया कि ये जो एम्बर है, ये एम्बर हमारा लिंट पार्टिकल या फिर टीनी पार्टिकल को क्या करने लगता था, अट्रैक्शन करता था, अट्रैक्ट कर लेता था। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गया। थोड़ा एक बार क्लियर करता हूँ।
थेल्स ऑफ मिलेटस हमारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने मतलब हंसी मजाक में, देखो किसी चीज़ की जब खोज होती है तो ऐसे एक दिन में नहीं हो जाता भाई। हो सकता है ये मे भी अपने लाइफ के दौरान कुछ काम कर रहे हों, उन काम में हो सकता है इनका एक हंसता खेलता एक्सपेरिमेंट ये रहा हो, इन्होंने दो सब्सटेंस लिया, आपस में रब किया, इन्होंने मजाक किया, प्रैक्टिकल किया, और उस प्रैक्टिकल में इनको दिखाई क्या दिया, जब उनको वो रिजल्ट ये दिखाई दिया कि हल्के चीज़ों को अट्रैक्ट करता था। तो आप सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट का दिमाग, कोई भी फिजिक्स के साइंटिस्ट हो या केमिस्ट्री के हो या बायोलॉजी के भी हों, वो अपने प्रैक्टिकल को बड़े ध्यान से देखे रहे होंगे। मीन्स अपने प्रैक्टिकल को वो ऑब्जर्व करते थे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि किसी चीज़ को जन्म लेने के लिए, किसी चीज़ के प्रोड्यूस होने के लिए उसके ऑब्जर्वेशन का होना सबसे कंपलसरी है। तो इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि इनके दिमाग में आया, जब दो चीज़ें आपस में मतलब रब की जाती हैं तो रब करने पे ये क्यों अट्रैक्ट किया, आखिर ऐसा क्या हो गया कि चीज़ें अट्रैक्ट करने लगी। और इस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी के आधार पे ये माना जाता है कि पहली बार चार्ज का जन्म, आवेश की खोज, चार्ज के प्रोडक्शन, चार्ज की मतलब क्या कहते हैं हम लोग, चार्ज की जो स्टार्टिंग है यहाँ से मानी जाती है, थेल्स ऑफ मिलेटस से। और यहाँ पे बेसिक पॉइंट में थोड़ा सा दे दूँ, थेल्स ऑफ मिलेटस जो हमारे थे ये ग्रीस साइंटिस्ट थे, ग्रीस, ठीक, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट। और इसका हिस्टोरिकल व्यू अगर मैं बोलूँ तो लगभग आज से 2500 ईयर्स बिफोर, आज से 2500 साल पहले, मतलब 2500 ईयर एगो ये जन्म लिया था, चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। मतलब ये आपको एक व्यू बस दे रहा हूँ। ग्रीक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था, थेल्स ऑफ मिलेटस। कब हुआ था सर, 2500, ये 2500 ईयर बिफोर इसका खोज मानी जाती है, इसका एक टाइम पीरियड माना जाता है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, अगर आप बिफोर क्राइस्ट, हिस्टोरिकल में, हिस्टोरी में आप पढ़े होंगे बिफोर क्राइस्ट, बीसी, अगर आप एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लैंग्वेज लेते हैं तो 600 बीसी बिफोर, ये आप समझिए 600 बीसी ये इन्होंने मतलब ओपन ये टाइम था इनका। तो अगर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे, वैसे हिस्टोरी के पक्ष में जाना नहीं चाहिए, हिस्टोरी हम थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं। तो 600 बीसी का मतलब क्या है, अगर आपको इसमें डाउट होता है तो बीसी का मतलब होता है 2000 साल और ऐड कर दो, 2000 ईयर और ऐड कर दो। तो इसमें जब 2000 और ऐड करोगे तो ये अप्रॉक्स बन जाएगा कितना, 2600। तो अप्रॉक्स ये और ये करीब हैं, एक दूसरे के आसपास हैं, तो वही तो मैंने बता दिया। ये है इन टर्म्स ऑफ बीसी, और अगर ये हम बात करें तो ये ईयर है, ये इन टर्म्स ऑफ ईयर है। बट ये ईयर बिफोर के टर्म में लेना, ये मैं एज नहीं बता रहा हूँ, आज से 2500 साल पहले ये खोज हुआ था। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, थेल्स ऑफ मिलेटस के बारे में एक बेसिक स्टडी। अब चलिए इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थेल्स ऑफ मिलेटस ने दो प्रॉपर्टी को, दो सब्सटेंस को रब करके ये चीज़ें क्लियर किया था, नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। थेल्स ऑफ मिलेटस का ये एक्सपेरिमेंट उतना लोगों को मतलब भाया नहीं, ये इतनी चीज़ें लोगों को, अब जानते हैं जब स्टार्टिंग होता है तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहली प्रायोरिटी किसको जाती है भाई, मिलेटस को जाती है। मिलेटस जो अभी हमने पढ़ा, थेल्स ऑफ मिलेटस, ये भाई क्या था, 2500 ईयर बिफोर। चलिए क्लियर। और किस चीज़ से, एम्बर, एम्बर सब्सटेंस था। एम्बर को इन्होंने किससे रगड़ा था, वुल से, और यहाँ पे इनको चार्ज का खोज दिखाई दिया था। अभी धीरे धीरे क्लियर करूँगा। सेकंड हिस्टोरिकल व्यू ये मानी जाती है कि ये आपके पूरे फिजिक्स को हिलाने वाला फैक्ट है। इसी टाइम पीरियड के कुछ टाइम बाद, 2500 ईयर के जस्ट आफ्टर, एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था गिलबर्ट, गिलबर्ट, डॉक्टर गिलबर्ट, इनको बेसिकली हम कहते थे डॉक्टर गिलबर्ट। ये डॉक्टर गिलबर्ट का एक फैक्ट था, इनकी एक किताब थी। ये हिस्टोरिकल व्यू इसी टाइम पीरियड के, सेम टाइम पीरियड का रहा है। डॉक्टर गिलबर्ट के अनुसार एक चीज़ें कही गई थी, क्या कही गई थी, इनकी किताब है जिसका नाम है डी मैग्नेटे, डी मैग्नेटे, ये बुक है इनकी, किसकी, डॉक्टर गिलबर्ट की। डी मैग्नेटे में एक वर्ड लिया गया था, एक वर्ड लिया गया है, उस वर्ड का नाम है, उस वर्ड का नाम है इलेक्ट्रिका, इलेक्ट्रिका। इनकी किताब का एक शब्द है, मतलब उस किताब में इन्होंने जो एक वर्ड यूज़ किया है, उस किताब का नाम है इलेक्ट्रिका। ये वर्ड है जहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है। और ये एक कोइंसिडेंस है, ये एक कोइंसिडेंस है कि जो एम्बर है ना, एम्बर, ये एम्बर,
इस एम्बर का जो ग्रीस वर्ड में जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो ग्रीस लैंग्वेज में जो इसका प्रोनाउंसिएशन आता है, इसका अर्थ है, इसका मतलब है ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिका से होता है। ये एक्सप्लेन ही वही करता है। मीन्स एम्बर का मीन्स ही होता है इलेक्ट्रिका। इलेक्ट्रिका वहाँ पर यूज़ करने वाली एक शब्द थी। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये हिस्टोरिकल व्यू क्यों बता रहा हूँ, आखिर इसका क्या लिंक है? आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि ग्रीक के लैंग्वेज में एम्बर का मतलब होता है इलेक्ट्रिका, और इस इलेक्ट्रिका से ही बहुत ढेर सारे शब्द का जन्म हुआ है, बहुत ढेर सारे शब्दों का प्रोनाउंसिएशन हुआ है। अब मैं इसको लिखता हूँ। इलेक्ट्रिका से ही शब्द निकला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और कुछ बच्चे तुरंत क्वेश्चन मार्क करेंगे, सर आप यहाँ पे के क्यों लिख दिए? बेटा यही इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है। इलेक्ट्रॉन को और मॉडिफाइड किया गया तो यहीं से शब्द निकला इलेक्ट्रॉन, जिसको आप आज के दौर में पढ़ते हो। यहीं से हमारा शब्द निकला है इलेक्ट्रिसिटी। यहीं से हमारा इलेक्ट्रिसिटी निकला है। इसी वर्ड से हमारा निकला है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं से हमारा वर्ड निकला है इलेक्ट्रीफाइड। मतलब आपको एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ, समय के साथ जो शब्दों में चेंज हुआ है, प्रोनाउंसिएशन में जो बदलाव हुआ है, उसका एक शब्द रहता है इलेक्ट्रिका। आपको क्लियर मैं करना क्या चाहता हूँ बेटा, इस इलेक्ट्रिका से ही, इस इलेक्ट्रिका वर्ड से ही इलेक्ट्रॉन का जन्म हुआ, इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग चेंज हुई, इलेक्ट्रिसिटी यहीं से पैदा हुआ, इलेक्ट्रीफाइड यहीं से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से आया। मतलब इससे रिलेटेड जितने वर्ड निकलते हैं उसका हक किसको जाता है? डॉक्टर गिलबर्ट को। और इनकी किताब का नाम डी मैग्नेटिक। इतना हायर लेवल पे स्टडी करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बट होता है ना कि चीज़ों को कोरिलेट करने के लिए टीचर एक अपना बेस्ट एफर्ट करता है। मैं बस एक बेस्ट एफर्ट कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको बंधी बंधाई लगे कि टॉपिक बंधा कैसे है। अब इसके बाद इनके जस्ट थर्ड टाइम्स एक और साइंटिस्ट आते हैं। ये सब प्रैक्टिकल है, हिस्टोरिकल व्यू में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड क्यों लिख रहा हूँ? ताकि याद रहे, फर्स्ट घटना, दूसरी घटना, तीसरी घटना। तीसरी घटना एग्जैक्टली बिल्कुल अच्छी है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपके एनसीईआरटीज़ में बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ढेर सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे चार्ज के, इन चार्ज के एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे एग्जैक्टली इन्होंने ये कहा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि चार्ज हमारे सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के होते हैं। और एक इन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज, और एक कहा था इन्होंने निगेटिव चार्ज। ये सारी कहानी अभी मैं बांधूंगा क्योंकि बस ये मेरा बेस है, ये एक बेस है। आपको हिस्टोरी पढ़ा रहा हूँ कि हिस्टोरिकल व्यू में क्या हुआ था। मतलब हिस्टोरिकल व्यू के दौरान पहले मिलेटस के बाद डॉक्टर गिलबर्ट के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एग्जैक्टली बताया था कि चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं। मतलब इनको श्रेय इस बात का जाता है कि टाइप ऑफ चार्ज कौन बताया, तो टाइप ऑफ चार्ज हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। लेकिन आपको यहीं पे एक और फैक्ट बताता हूँ, बिल्कुल अमेजिंग, वेरी अमेजिंग, कि ये जो हमारा बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, इन्होंने भले डायरेक्टली बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं, बट इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में एक साइंटिस्ट हैं, इनको आप भूलिएगा मत, इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत ही बड़ा इनका योगदान है। फिज़िक्स में इसका नाम कहीं नहीं दिया गया है, इनके एक्सपेरिमेंट्स को एनसीईआरटी में कहीं नहीं बताया गया है, इसीलिए मैं इनको आपको बताना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था चार्ल्स ड्यू फे। ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, चार्ल्स ड्यू फे। ये साइंटिस्ट, इन्होंने सबसे स्पेसिफिक काम किया था, जिनके योगदान को मैं तो बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भी सिर्फ स्टडी किया है, स्टडी और अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ। बेटा इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था ज़रा समझना। मिलेटस ने तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया था एम्बर और वूल के बीच, ध्यान से समझना।
मिलेटस ने तो सिर्फ और सिर्फ अंबर और वुल के बीच एक्सपेरिमेंट किया था और डॉक्टर गिलबर्ट ने टाइप बताया था, लेकिन चार्ल्स डू फे ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मोर देन 10 सब्सटेंस के बीच इन्होंने दो ऑब्जेक्ट को रब किया था, मतलब 10 से ज़्यादा वस्तुओं को इन्होंने रब किया था। और रब प्रैक्टिकल मीन्स रब्ड इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे बेस के इनके इस एक्सपेरिमेंट को देखा देखी, तब जाके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्लासीफाई किया था और तब उन्होंने देखा देखी बताया था उनके एक्सपेरिमेंट को कॉपी करके। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, थेल्स ऑफ मिलेटस, देन डॉक्टर गिलबर्ट एंड देन चार्ल्स डूफे एंड फाइनली बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्चुअल में इस हिस्टोरिकल व्यू में हुआ क्या कि चार्ल्स डूफे इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वन और मोर देन सब्सटेंस को रब किया और रब सब्सटेंस के बीच देखा कि कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है, कौन किसको रिपल कर रहा है उन 10 सब्सटेंस के बीच। और ये प्रैक्टिकल चार्ल्स डूफे ने किया था और चार्ल्स डूफे के रिजल्ट को कॉपी किया कि इन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मतलब थोड़ा सा बस मॉडिफाइड किया और अपना नाम लगा दिया। भाई मैं इस योगदान को उन्हीं को कहूँगा क्योंकि चार्ल्स डूफे ने मेहनत की, भाई इन्होंने बहुत मेहनत किया। इन्होंने 10 सब्सटेंस के बीच रब करके बताया कि कौन किसको अट्रैक्ट करता है, कौन किसको रिपल करता है। ये था बेटा कंप्लीट स्टडी, मतलब चार्ज की एक हिस्टोरिकल व्यू। और तब जाके ये जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज होते हैं, तब इसके बाद आप सभी बेसिक स्टडी करते हैं कि चार्ज पॉजिटिवली होता है, निगेटिवली होता है, और इसके आगे की भी बातें हैं शेयर करूँगा। बट ये था आपका हिस्टोरिकल व्यू कि चार्ज कैसे कैसे ओपन हुआ, कैसे कैसे प्रोड्यूस हुआ, कैसे कैसे इसकी मतलब डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी ऑफ चार्ज के पीछे ये एक बेसिक थीम है। अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा, ये सारी बातें आपको नोट करना है क्योंकि बहुत ही हायर स्टडी है, बहुत ही हायर। अब आगे चलता हूँ भाई, ज़रा समझना, ये इतना लिखा देने रहो क्योंकि आवश्यकता है। यहाँ पे 2 मिनट एक्सप्लेन करूँगा। मिलेटस ने सिर्फ और सिर्फ अंबर और वुल के बीच किया, लेकिन चार्ल्स डूफे ने मोर देन 10 सब्सटेंस के बीच इन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को रब किया था। अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2-3 इस दिए हैं, मैं चार्ट भी लिखवा दूंगा। इन्होंने प्लास्टिक रॉड को सिल्क से रब किया, इन्होंने प्लास्टिक रॉड को सिल्क से इन्होंने रब किया। ऑबनूस की एक रॉड होती है, ऑबनूस रॉड, इसका नाम है ऑबनूस रॉड। तो ऑबनूस की रॉड को इन्होंने, बिल्ली समझते हैं, कैट के स्किन से, मतलब कैट स्किन से इन्होंने रब किया। बिल्ली के चमड़े पर ऑबनूस की छड़ को इन्होंने रब किया। प्लास्टिक रॉड को वुल से इन्होंने रब किया। बहुत सारे, मतलब आपको क्लियरली अगर मैं कहूँ तो ज़रा लिख भी दे रहा हूँ। चार्ल्स डूफे ने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, सिल्क के साथ। प्लास्टिक रॉड को वुल के साथ रब किया, प्लास्टिक रॉड को। और ऑबनूस छड़, ऑबनूस को इन्होंने रब किया कैट स्किन पर, कैट बिल्ली की खाल पर। ये इतना क्लासीफाई करने के बाद सोचो बेटा, एक बार सोच के देखो, हिस्टोरिकल व्यू में आदमी को ये नहीं पता था कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ। चार्ल्स डूफे ने ढेर सारी चीज़ों को रब किया क्योंकि चार्ज को प्रोड्यूस करने वाला वो फैक्टर क्या था, अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, अब बोलने जा रहा हूँ। ये तो एक्सपेरिमेंट था, लेकिन चार्ज का प्रोडक्शन कैसे हुआ, चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुए, तो ये कहा जाता है कि जब हम 2 सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, व्हेन 2 or more than substance rubbed with each other, then it attracts some teeny particles, या फिर it behaves like as attraction property of substance। तो हुआ क्या कि जब हम 2 सब्सटेंस को, ध्यान से समझना, कोई भी 2 सब्सटेंस लो, अगर हम उसको आपस में रब करते हैं और रब करने के बाद अगर उसके अंदर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ गया, 2 सब्सटेंस को रब करने पर अगर अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ गया, कैसे, टीनी पार्टिकल को लिंट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हो गया, वहाँ पे चार्ज का जन्म हो गया। अब ज़रा सुनना, तो ये कहानी जो थी तो है क्या,
चार्ज को प्रोड्यूस होने के, चार्ज के डिस्कवरी में सबसे बड़ा हाथ किसका है, बेसिक हाथ, वो है हमारा रबिंग प्रोसेस। थ्रू रब्ड प्रोसेस वी कैन प्रोड्यूस्ड चार्ज, वी कैन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, दो सब्सटेंस को आपस में रब करके। और अब यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट कहता हूँ, एम्बर ने 2 पर किया था, और चार्ल्स डूफे के बारे में बस हमें यही समझना है कि इन्होंने किस किस लिस्ट को तैयार किया और किस किस सब्सटेंस के बीच अट्रैक्शन प्रॉपर्टी इन्होंने दिखाया, कौन किसको अट्रैक्ट करता है, कौन किसको रिपल करता है, इन्होंने क्लासीफाई किया। और क्लासीफाई करने के बाद एग्जैक्टली यहीं से कॉपी कर लिया गया किस एक्सपेरिमेंट को, कि कौन है पॉजिटिवली चार्ज, कौन है निगेटिवली चार्ज। इसी एक्सपेरिमेंट को कॉपी किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो अब मैं थोड़ा एक कदम पीछे जाता हूँ, ये आपको पूरा हिस्टोरिकल व्यू मैंने क्लियर कर दिया। अब हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो चार्ज की डिस्कवरी कुछ ऐसे कहा जाता है कि व्हेन 2 सब्सटेंस रब्ड विद ईच अदर देन इट बिकम्स इलेक्ट्रीफाइड, या इट बिकम इलेक्ट्रीफाइड, ठीक, या इट प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी 2 सब्सटेंस आपस में आप लो, उसको रब कर दो, और रब करने के बाद उसके अंदर जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी आ जाती है, हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी आ जाती है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज, या फिर इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और अब आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये कंप्लीट फिनोमिना हमारा कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। एक हेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस्ड करने का 3 फिनोमिना है, ज़रा ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिसिटी मतलब, ऐसे मैं पीछे आता हूँ, जब हमारा चार्ज प्रोड्यूस हो गया, मतलब डिस्कवरी ऑफ चार्ज हो गया, तो चार्ज के वजह से किसका प्रोडक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि ये बिल्कुल श्योर है, चार्ज के पैदा होते ही किसका जन्म हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का। सॉरी, देखो स्पेलिंग क्या बताऊँ, बोल रहा हूँ कुछ, एक्सप्लेन करने में गलत लिख दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी मतलब, सुनना ध्यान से ये कॉन्सेप्ट। चार्ज की डिस्कवरी तो समझ में आ गया, रब करने से। चार्ज की डिस्कवरी से पैदा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम चीज़ें। बट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी कितने तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस प्रोडक्शन को हम डीप में स्टडी करेंगे, बट अभी के लिए हिंट देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का बहुत तरीका है। पहला हमारा है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी सबसे आसान तरीका है चार्ज को पैदा करने का, मतलब डायरेक्टली हम इसको लिंक करा सकते हैं। और क्या तरीका है, थ्रू हीटिंग हम सब्सटेंस को हीट दे करके भी चार्ज पैदा कर सकते हैं, आगे बहुत हायर लेवल में अभी समझाऊंगा। तीसरा प्रोसेस है थ्रू इंडक्शन। इंडक्शन भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इस इंडक्शन प्रॉपर्टी के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा कोई प्रोसेस नहीं बचता है जिससे हम चार्ज को पैदा कर सकें। तो अगर तुमको चार्ज प्रोड्यूस करना है तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी टर्म आया, ठीक। और अब ज़रा समझना, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा क्या है, हीटिंग भी है। इस हीटिंग को हम वर्क भी कह सकते हैं, मतलब कि हम वर्क करके भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। उसका प्रोसेस है मैकेनिकल वर्क। अगर हम मेहनत करें, वर्क करें, मतलब एज अ इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क वी कैन प्रोड्यूस चार्ज। उसका प्रोसेस अलग होगा, फिनोमिना अलग होगा, बट है दिस इज एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिसिटी, दिस फिनोमिना एग्जिस्ट इन फिजिक्स, दिस फिनोमिना एग्जिस्ट ऑल्सो इन इलेक्ट्रोस्टैट प्रॉपर्टी। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि चार्ज को प्रोड्यूस करने में सबसे फंडामेंटल योगदान किसी का रहा है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि मिलेटस ने दो सब्सटेंस को रब करके वो प्रॉपर्टी पाया था। तो आप सभी को मैंने जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस हुआ था, 2 सब्सटेंस को रब करके ना। तो मैंने बोला क्या, when 2 substance is rubbed with each other then it become electricity या then it consist electrified property।
मतलब दो सब्सटेंस को रब करने से हुआ क्या कि उसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी आ गई। तो आपको एक बात बताऊं, जब हम चार्ज करने के प्रोसेस में, जब हम चार्ज के डिस्कवरी में दो सब्सटेंस को रब करते हैं, दो सब्सटेंस को रब करते हैं, तो ये फेनोमिना हमारा कहलाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये हम क्यों पढ़े हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज ही कहती है व्हेन two substances are rubbed with each other and then produced by this phenomena of charge. Production of charge by this phenomena is known as frictional electricity. अगर हम चार्ज को रब करके पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो इस फेनोमिना को कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये एज अ डेफिनेशन है, ये एज अ डिस्कवरी ऑफ चार्ज का सबसे फंडामेंटल माना जाता है। मीन्स अगर आपको सबसे सस्ता, टिकाऊ और आसान तरीके से अगर आपको चार्ज पैदा करना है तो सबसे फंडामेंटल जो यूज़ करोगे वो क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सबसे फंडामेंटल है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। आई होप ये सारी कहानी क्लियर हो गई। अब आगे चलता हूँ, इसके बाद जस्ट आगे। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, और यहीं से आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। चार्ज से ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज से ही फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, और हीटिंग है। ये सारी प्रॉपर्टी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आप हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन में कि रब्ड सब्सटेंस या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है चार्ज को प्रोड्यूस करने में? तो वो है हमारा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कहा जाता है दो सब्सटेंस को रब करके प्रोड्यूस की गई चार्ज, प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिसिटी नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि हम ये जान चुके हैं कि चार्ज कैसे पैदा हुआ, अब आपके अंदर डाउट उठेगा कि सर व्हाट इज़ चार्ज, व्हाट इज़ चार्ज? तो ज़रा अब ध्यान से समझना। आप क्लास 10th में चार्ज की डेफिनेशन पढ़ते हो, बट उसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा क्लियरिफाई करता हूँ बेटा, एग्जैक्ट शब्दों में, थोड़ा कम शब्दों में अब यहाँ पे क्लियर करूँगा। एक्चुअल में चार्ज क्या है ये डिफ़ाइन ही नहीं है। ध्यान से सुनना, एक्चुअल में चार्ज क्या है ये डिफ़ाइन ही नहीं है, ये किसी किताब में डिफ़ाइन हो ही नहीं सकता है, बिकॉज इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये डिफ़ाइन ही नहीं है, चार्ज को स्पष्ट तरीके से आप डिफ़ाइन कर ही नहीं सकते हो। ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये सबसे बड़ा इसका प्रॉपर्टी है। अब हम चार्ज को फिर पहचाने कैसे सर? फिर आप बताइए। तो अगर तुम पहचानना चाहते हो कि चार्ज क्या है, व्हाट इज़ चार्ज, तो आपको चार्ज के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि चार्ज के प्रॉपर्टी से हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर चार्ज है। सुने हम ध्यान से, मैंने क्या कहा? चार्ज एग्जैक्टली क्या है ये कोई किताब डिफाइन नहीं करती है, बिकॉज चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, दिस इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे मैं फिज़िक्स का टीचर हूँ, मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी होंगी, मेरे अंदर बुराइयाँ भी होंगी, मेरे अंदर ज्ञान भी है, मेरे अंदर सब कुछ है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम आपको पढ़ाते हैं तो अच्छी चीज़ें पढ़ाते हैं, मीन्स गलत नहीं पढ़ाते हैं। ये हमारा क्या है? इंटरनल प्रॉपर्टी है। एक आदमी सच बोलता है, झूठ बोलता है, वो उसका इंटरनल प्रॉब्लम है, वो उसकी इंटरनल चीज़ें हैं। स्पष्ट शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि चार्ज को आप एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो चार्ज को तो उसके बिहेवियर को समझो, वो बिहेव कैसे करता है, वो प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, उस प्रॉपर्टी के आधार पे हम जानते हैं व्हाट इज चार्ज। क्लियरली? तो इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ व्हाट इज चार्ज? तो आप कहोगे चार्ज इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक गुण। आंतरिक, इसका अंदर का गुण है, आंतरिक गुण। तो ये चीज़ें थी। और अब हम बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। तो ज़रा ध्यान से समझना, चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, अभी मैं सिर्फ ओरली आपको बताऊंगा, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली स्टडी करेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि चार्ज का प्रोडक्शन हम समझ लिए, सारे बेसिक पॉइंट समझ लिए, आपको कुछ बेसिक मैं थीम समझाता हूँ।
चार्ज के बारे में सारी बातें तो क्लियर हो गई, लेकिन अगर हम पहचानना चाहते हैं तो सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। चलो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको जानना है कि क्या कहीं पर चार्ज है, तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये एक अपना स्पेसिफिक जगह दिखाएगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर चार्ज होगा तो ये किसी अनदर चार्ज पर फोर्स लगाएगा, मतलब थ्रू अट्रैक्शन या थ्रू रिपल्सन। मतलब अगर आप जानना चाहते हो कि कहीं पर चार्ज है या नहीं है, तो ये अपने बिहेवियर को थ्रू अट्रैक्शन थ्रू रिपल्सन शो करेगा, ये श्योर है। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर कहीं पे चार्ज है तो वो एक स्पेसिफिक अपने डायरेक्शन को बताएगा। मतलब अगर हम किसी चार्ज को रखेंगे तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इस प्रॉपर्टी के आधार पे हम बता सकते हैं। मतलब कुल मिला के मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत ढेर सारे प्रॉपर्टी हैं, जैसे अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, जैसे रिपल्सन प्रॉपर्टी, जैसे कि दो सब्सटेंस को आपस में धक्का दे करके या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करके, इलेक्ट्रिक फोर्स रिप्रेजेंट करके, बहुत ढेर सारे प्रॉपर्टी हैं, उसके आधार पर ये रिप्रेजेंट करता है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम चार्ज के प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे और इन बेसिक प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम कहते हैं कि चार्ज यहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, होगा मैं कह रहा हूँ स्पष्ट, क्योंकि बहुत क्लियर आपको पढ़ाता हूँ, बिल्कुल पानी जैसा क्लियर हो जाए इतना टॉपिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। भाई चार्ज को पढ़ना है तो उसके प्रॉपर्टी को पहले पढ़ो, वो प्रॉपर्टी शो क्या करती है, तो उस प्रॉपर्टी के आधार पे हम कहेंगे अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी कोई सब्सटेंस शो करता है तो आप कह देना कि यहाँ पर चार्ज हो सकता है, यहाँ पर चार्ज रह रहा होगा। ये चीज़ें हैं। बट इसके चार्ज के प्रॉपर्टी में वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टी हैं। मींस चार्ज की प्रॉपर्टी में, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख दे रहा हूँ, चार्ज की प्रॉपर्टी में वेरी एंड वेरी मोस्ट 3 प्रॉपर्टी हैं। 3 प्रॉपर्टी, ये 3 प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं नोट डाउन कर देता हूँ। चार्ज की सबसे स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी इसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी है किसका, चार्ज का। मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड दूसरा है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन मतलब इसको एक्सप्लेनेशन प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं क्वांटिनाइजेशन, बट इसको स्पेसिफिक हम कहते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन, क्वांटिनाइज हो जाना। तो ये 3 प्रॉपर्टी ऐसे हैं जो कि चार्ज के सबसे वेरी एंड वेरी स्पेसिफिक हैं बेटा, या इसको यूनिक कह दो। ये ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो कि चार्ज हर स्थिति में शो करेगा। तो इन केस को आपके एग्ज़ाम में पढ़ाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हम रीड करेंगे डीप वे में, बट ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ये बेसिक प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, तो इतने बेसिक पॉइंट को हम रीड करेंगे और इसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चार्ज तो पढ़ते हैं लेकिन हम कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, वहाँ से कॉन्सेप्ट को कैसे कोरिलेट करें, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और अभी एक हमारा एक फंडामेंटल थ्योरी स्किप है, उसको भी हम डील करेंगे कि आखिर चार्ज जब प्रोड्यूस हुआ तो इसके बारे में कुछ फंडामेंटल थ्योरी दिए गए थे। तो जो हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, जो हम एम्बर वाली थ्योरी पढ़ते हैं थेल्स ऑफ मिलेटस की, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ चार्ज या फिर फंडामेंटल डिस्कवरी ऑफ चार्ज। बट एक लेटेस्ट थ्योरी है जिसको हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं या फिर मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। उस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, कैसे, किस कॉन्सेप्ट से, एटम के कॉन्सेप्ट से, एटम के बारे में थोड़ा सा हम स्पेसिफिक स्टडी करके उस पर बेस्ड है। तो उस प्रॉपर्टी को लेकर के, उसके बेसिक थीम्स को लेकर के मैं क्लियर करूंगा कि क्या है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ चार्ज, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल चार्ज, और क्या है आपका मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या मॉडर्न थ्योरी ऑफ चार्ज।
ठीक है, तो आज का टॉपिक मेरे डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करता हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत बेस्ट बताया है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का फंडामेंटल और बेसिक जाना, बट हम कल न्यू पार्ट में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ चार्ज विद डेफिनेशन, विद इट्स हाई प्रॉपर्टी, विद इट्स 3 प्रॉपर्टी, सब कुछ हम कल डील करेंगे। मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।